हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। हम एसजीबीएन का पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे थे, जिसमें से हमने तीन वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कर रखा है। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। रिसेंट पैटर्न क्या चल रहा है, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सॉरी वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है, मतलब वो हम लोग सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस सब को जानने के लिए जो रिसेंट में एग्ज़ाम होता है उसको हमको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइज। जैसे कि अभी DFCCL का एग्ज़ाम हुआ, उसका पैटर्न क्या था, SJBN हुआ उसका पैटर्न क्या था, जम्मू के अंदर एग्ज़ाम हुआ है उसका पैटर्न, मतलब जितने भी स्टेट में या कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर आप सिविल से हैं, अगर तैयारी अपनी कर रख रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सा एग्ज़ाम, भले ही आपने उस फॉर्म को नहीं फिल किया, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद आपको देखना ज़रूरी होता है कि किस एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। आखिर आप जो पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या आप, जैसे आपने सॉइल को पूरा पूरा पढ़ लिया, तो आप एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अभी हम जब पूरा पूरा पढ़ लेंगे तब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपके नोट्स के अंदर जो है, क्या वो चीज़ें सही है कि नहीं सही है, आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइज। तो उसके लिए हमें, यह जीवन में एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, आप लोग देखिए। और बाकी जो है आगे की नेक्स्ट वीडियो, हम जो भी पेपर अभी TSDC का हुआ तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो और भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, ताकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूरी होता है कि आप, जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर पे काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्या उसका तरीका है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको अपनी तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा, बेनिफिशियल, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ी बातें हो गई, चलते हैं अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन 27 गाइस, क्वेश्चन 27 आपका क्या कह रहा है, ये आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बाकी हम सॉल्यूशन और कैसे क्या इसमें है हमको बता रहे हैं। पेन चूज कर लेते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो स्ट्रेंथ को और उसकी साउंडनेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। CaO, Al2O3, SiO3, MgO। इसमें तो SJBN ने जो आंसर लगाया था उसमें CO बताया है। आपका क्वेश्चन सही है, CaO। लेकिन चलिए देख लेते हैं सीमेंट में होता क्या क्या है। जैसे कि CaO यहाँ पे दे रखा है आपका, CaO। तो सीमेंट कंटेंट के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 60 से 65%। और इसका काम जो होता है, ये जो सही लिखा है कि कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस के लिए क्या करता है, ये इसके रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है। अगर सपोज यही CO की मात्रा जो 60 से 65% अगर रिड्यूस हो जाए, अगर 40 से 30% हो जाए, मतलब इसकी मात्रा कम हो जाए, तो क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी और इसकी जो सेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस के लिए, तो CaO, वो तो बात सही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि CaO या अगर रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा, तो स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी और सेटिंग एक्शन भी इसका हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट और जो आपके लिखे हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है Al2O3। तो सीमेंट कंटेंट के अंदर, जो सीमेंट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके अंदर Al2O3 की मात्रा जो होती है 3 से 8% होती है। तो 3 से 8% जो सीमेंट की मात्रा होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्विक सेटिंग के लिए जिम्मेदार होती है, क्विक सेटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। और आपकी जो सिलिका की मात्रा होती है वो 17 से 25% होती है। अगर इसकी मात्रा एक्सेस मात्रा में हो गई तो क्या करता है, ये स्लो सेटिंग कर देता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद MgO के बारे में बात कर लेते हैं। MgO हमारा क्या करता है, तो MgO की मात्रा जो हमारी सीमेंट में होती है वो 0.1 से लेकर के 4% होती है। और ये करता क्या है, ये हमको कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीमेंट के 4 कंपाउंड थे, CaO, Al2O3 कंपाउंड, मतलब जो संगठन थे, बात कर लिया है। और यहाँ आपका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर CaO करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। डैश
ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब जब हम लोग सीमेंट का रिएक्शन करते हैं, हम लोग सीमेंट जब वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए कितने वाटर कंटेंट की आवश्यकता होती है आपको ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो तो आपका राइट आंसर है 38%। लेकिन क्या क्या इसमें होता है उसको हम बताते हैं, वो देखिए। इसके अंदर जो आपका बाउंड वाटर होता है, बाउंड वाटर वो होता है 23% ऑफ बाई वेट ऑफ सीमेंट। मतलब सीमेंट की वेट का 23% होता है। और 15% जो होता है आपका जेल वाटर, मतलब जो जेल बनता है, जेल स्पेस रेशियो जिसको आपने सुना होगा, तो उसमें जेल वाटर जो बनता है वो 15% ऑफ बाई वेट ऑफ सीमेंट होता है। तो टोटल जो वाटर कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है 538 38% की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बीच करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? फिल्टर रिमूव लार्जर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज बट हैज़ वेरी स्लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फ़िल्टर है जो कि इम्प्योरिटीज़ को बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, लेकिन उसकी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो बहुत ही स्लो होती हैं। तो वो आपका होता है स्लो सैंड फिल्टर। आपका स्लो सैंड फिल्टर भैया वो आपका होता है स्लो सैंड फिल्टर। आंसर आपका सी सही है। बात कर लेते हैं स्लो सैंड फिल्टर की। आपका जो स्लो सैंड फिल्टर होता है, स्लो सैंड फिल्टर, उसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो होता है आपका 100 से लेकर के 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। और जो इसकी रिमूवल इफ़िशियंसी होती है, मतलब जो इसको बैक्टीरियल रिमूवल इफ़िशियंसी इसकी जो होती है वो आपकी होती है 98 से 99% तक। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आपका पूछ रहा था कि इसकी जो लार्जर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब रिमूवल इसकी जो होती है बहुत ही अधिक होती है, लेकिन जो स्लो रेट फिल्ट्रेशन होता है बहुत ही कम होता है। तो 100 से 200 होता है और 98 से 99% होता है। अगर हम बात कर लें रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर की, तो रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर में क्या होता है कि रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर की जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो होती है 3000 से लेकर के 6000 तक लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर। देखो इसकी यहाँ 100 से 200, तो इसकी 3000 से 6000 तक होती है। और इसकी जो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी होती है रैपिड सैंड फिल्टर की, वो होती है 80 से 90, मतलब सोल्यूशन से कम होती है। 80 से कितनी होती है? 90% ही होती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इज द प्रोसेस इन विच प्लास्टिसिटी इज इंड्यूस इनटू ब्रिक अर्थ इन ऑर्डर टू मेक टू फिट फॉर नेक्स्ट प्रोसेस इट इज़ जनरली डन इन पग मिल। मतलब ब्रिक जो हम लोग बनाते हैं, तो ब्रिक बनाने में मैन्युफैक्चरिंग जब हम लोग करते हैं ब्रिक की, तो वहाँ पे कई प्रोसेस होते हैं, जैसे कि अनसॉइलिंग होता है, डिगिंग होता है, क्लीनिंग है, वेदरिंग है, टेम्परिंग है, फिर मोल्डिंग, फिर जाके ड्राइंग, फिर बर्निंग। जब बर्निंग हो जाती है ब्रिक की, उसके बाद हम लोग ब्रिक को क्या करते हैं, जो भट्टे से होता है वहाँ से उसको ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, और अपने घरों में हम लोग काम के लिए लेके आते हैं। तो ये सब कई प्रोसेस होते हैं। तो उन्हीं प्रोसेस में प्रोसेस पूछा है कि कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग ब्रिक के अंदर प्लास्टिसिटी को इंड्यूस करते हैं, और ब्रिक का जो अर्थ होता है उसको हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो कि वो प्रोसेस होती है किसके अंदर? पग मिल के अंदर। तो आपकी जो पग मिल के अंदर प्रोसेस होती है उसको हम लोग टेम्परिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परिंग कहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस आपने पढ़ रखा होगा, अनसॉइलिंग। तो अनसॉइलिंग में क्या होता है गाइज? अनसॉइलिंग के अंदर आप में क्या होता है कि कुछ सेंटीमीटर तक की जो सॉइल होती है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से डिग करके क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कि 10 से 15 सेंटीमीटर कहीं कहीं आपको देखने मिलता है, क्योंकि इस लेयर की जो सॉइल हमारी होती है वो ब्रिक अर्थ के लिए परफेक्ट नहीं होती है। उसमें कंकड़ पत्थर और ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि हमारे ब्रिक अर्थ को स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, पहली प्रोसेस अनसॉइलिंग करते हैं, उसको हम लोग हटा देते हैं। फिर दूसरी प्रोसेस में क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं।
डिगिंग में क्या होता है कि अब सॉइल की मृदा की खुदाई करते हैं, जैसे कि 15 सेंटीमीटर हमने कितनी सॉइल खोद के निकाल देती है, यहाँ से हमारा सा ऑर्गेनिक मैटर निकल गया। अब नीचे तक क्या करते हैं, इसकी खुदाई करते हैं 1 मीटर 90 मीटर जितनी सॉइल ली जानी होती है कि यहाँ तक ब्रिक बनाने के लिए सही होती है, तो 90 सेंटीमीटर 1 मीटर तक हम लोग खुदाई कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है क्लीनिंग की। जो हमने मृदा हमने जो खुदाई की मृदा की, उस मृदा की खुदाई में कुछ कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे सॉइल के पार्ट हो सकते हैं जो हमारे लिए जिम्मेदार नहीं होते स्ट्रेंथ के, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के जस्ट आफ्टर पे क्या होती है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग में क्या होता है कि वेदरिंग में सॉइल को कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर के में छोड़ देते हैं, ताकि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर कंटेंट वाटर कंटेंट उससे प्रोसेस करके कुछ हमारी सॉइल मतलब मृदु हो जाती है, इसको हम लोग नरम बोलते हैं हिंदी में। तो वो उस तरह से वेदरिंग प्रोसेस होती है। वेदरिंग के बाद क्या होता है कि उसी में गाइस एक प्रोसेस यहाँ पे होती है ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग में क्या होता है, ये आपने देखा ब्लेंडिंग लिखा है, तो ब्लेंडिंग में क्या होता है, जैसे कि ब्रिक अगर बना रहे हैं तो ब्रिक बनाने के लिए सिलिका होना चाहिए, एल्यूमिना होना चाहिए, लाइम होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए। तो ये सब प्रोसेस, ये सब संगठन होने चाहिए। अगर इनमें से किसी एक चीज़ कम होता है तो सॉइल के अंदर उसको हम लोग अलग से मिला देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लेंडिंग। मतलब जिस चीज़ की उसमें कमी हो उस सॉइल में, उस सॉइल को अलग से उसमें मिलाने की जो प्रोसेस होती है ब्लेंडिंग कहलाती है। आपकी जब ब्लेंडिंग की प्रोसेस हो जाती है, ब्लेंडिंग की जब आपकी प्रोसेस हो जाती है तो ब्लेंडिंग के बाद प्रोसेस आती है, इसको कहते हैं टेम्परिंग। और टेम्परिंग की आपकी जो प्रोसेस होती है, टेम्परिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमारी होती है पग मिल के अंदर। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी प्रोसेस होती है जो कि पग मिल में होती है, तो ये हमारी टेम्परिंग हो जाती है। ठीक है, टेम्परिंग हो जाएगी। फिर अब जब टेम्परिंग हो जाएगी तो प्रोसेस आती है मोल्डिंग। ब्रिक को हम लोग मोल्ड करते हैं। आपका ऐसे सांचा होता है, सांचे के अंदर ब्रिक को करते हैं मोल्ड किया जाता है। मोल्डिंग हो जाएगी, फिर इसको हम लोग ब्रिक को कुछ दिन के लिए ड्राइंग कर देंगे, एयर में ड्राइंग के लिए छोड़ देंगे। ड्राइंग हो जाएगी तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या आती है, बर्निंग आती है। तो गैस बर्निंग में क्या होता है, बर्निंग में हम पॉइंट बता देते हैं, कुछ पॉइंट हैं। बर्निंग 3 प्रकार से होती है, जैसे कि आपकी जब बर्निंग की प्रोसेस होती है, बर्निंग की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में सबसे पहले एक होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, 400 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 650 डिग्री टेम्परेचर तक हमारा होता है डिहाइड्रेशन में। उसके बाद ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में क्या होता है, 650 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है आपका, टेम्परेचर होता है। उसके बाद थर्ड होता है विट्रीफिकेशन। विट्रीफिकेशन में टेम्परेचर होता है 900 से लेकर के 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये आपका डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और विट्रीफिकेशन। इस क्वेश्चन के बारे में तो पूरा ब्रेक का हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 31, कह रहा है इज ए शॉर्ट एक्सिलरी स्केल जो कि कंस्ट्रक्ट की जाती है अलोंग द प्लेन ऑफ मेन स्केल व्हिच कैन बी रीड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। इसमें जब एग्ज़ाम हुआ था इसमें कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ये 2 डेसिमल का है, इसका प्लेन स्केल होगा, प्लेन स्केल होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है ध्यान से। अगर आप ये पढ़ ले कि व्हिच कैन बी रीड अप टू 2 डेसिमल स्केल, मतलब आप पढ़ के ये बता दिया कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच कैन बी रीड अप टू 2 डेसिमल स्केल, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक कौन पढ़ सकता है, तो प्लेन स्केल लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये शॉर्ट एक्सिलरी स्केल होती है जो कि कंस्ट्रक्ट की जाती है अलोंग द प्लेन ऑफ मेन स्केल। मतलब जो आपकी ये मेन स्केल होगी उस मेन स्केल के साथ में एक ऐसी स्केल लगी होती है, तो इसी हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन होगा, वर्नियर स्केल राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल। गाइज इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, क्वेश्चन सही है, इसके आंसर में इन्होंने गलत ऑप्शन दिया है। इसका सॉल्यूशन में आंसर जो आता है इसमें ई का मान दे रखा है, बल्क मॉडुलस हमको ई का मान निकालना है। बल्क मॉडुलस के दे रखा है कितना, 3 × 10⁵, और म्यू का मान दे रखा है 1/4। ई का मान निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, E = 3 के
1 माइनस के 2 इंटू म्यू, यहाँ से लगाएंगे, म्यू का मान 1/4 रखेंगे, 2 कैंसिल, 1/2 0.5 आएगा, 1 में से 0.5 आएगा, 15 हो जाएगा, के का मान 3 है, 15 45, मतलब 450 किलोन्यूटन पर m² वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ इन्होंने सी माना है, तो ये गलत है। इस हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी कर रखा है, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन कर भी दिया होगा जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, 450 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि इफ़ द वर्नियर स्केल, अगर एक वर्नियर स्केल है, एक्सटेंडेड वर्नियर है, जो कि 30 डिवीज़न उसके अंदर है, बियर कर सकती है, देन हाउ मेनी डिवीज़न वुड मेन स्केल है। आपने वर्नियर के बारे में पढ़ा होगा एक फार्मूला, कि जो आपकी एक्सटेंडेड वर्नियर होती है उसमें होता है n डिवीज़न ऑफ जो वर्नियर आपका होगा वो 2n माइनस n 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के क्या होगा, बराबर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी डिवीज़न मेन स्केल हैव, तो 2n माइनस 1, तो n का मान कितना है, 30 डिवीज़न है, तो 2 इंटू 30 माइनस के 1 इंटू कुछ नहीं, 30 दूना 60 माइनस 1 59, तो 59 आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, जो कि मेन स्केल के डिवीज़न होंगे। 59 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि ए स्केल ऑफ 1 इंच इज इक्वल टू 30 फीट इज मेंशन ऑन एन ओल्ड मैप, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। तो आपको इक्विवेलेंट स्केल बताना है, क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। 1 इंच आपका जो है 30 फीट के बराबर है। ठीक, तो अगर स्केल की बात करें तो स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अगर इस तरह देखें तो यहाँ पे 1 इंच है, मतलब 1 इंच क्या होगा, मैप पे होगा और 30 फीट ऑफ ग्राउंड पे होगा, तो इंच है फीट में, इसको हमको सेम में कर लेना है। या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 1 इंच कितना होता है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, और 1 फीट में होता है 12 इंच, 1 इंच में होगा 12 इंच हो गया, और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। अगर इससे इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 12 का 12 का 3 बार 360 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3.6 मीटर। तो देखो कहीं पे आ रहा है 1 सेंटीमीटर और 3.6 मीटर, अगर आ रहा होगा तो सही है, 1 सेंटीमीटर 3 मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर 5 मीटर नहीं, गलत। तो 1 सेंटीमीटर 3.6 मीटर ये आपका सही आंसर है, डी इज राइट आंसर होगा। समझ में आया, मतलब इंच में था तो 1 इंच, ये आप अगर आपको नहीं पता होगा तो ये आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तब आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि जो आपका 1 इंच होता है, 1 इंच किसको इक्वल होता है, तो 1 इंच आपका 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। आपको नोट बना के लिख लीजिएगा ऐसे कि 1 इंच जो हमारा होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 फीट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, तो बस हमने चेंज कर लिया, आंसर आपका डी आ गया, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। इफ़ ए हाइड्रोलिकली इफिशियंट, मतलब हाँ मोस्ट इफिशियंट की बात कर रहा है कि रेक्टेंगुलर चैनल है, बेड विथ 8 मीटर है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है। ठीक है, क्या है ये आपका, ये आपका भी है रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर आपका ये चैनल है। ठीक, इस रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर आपकी जो बेड विथ है, ये बेड विथ, ये जो बी आपका है वो कितना है, वो 8 मीटर है। आपका ये डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, इसको वाई मान लेते हैं। तो ये जो इफ़िशियंट कंडीशन होती है, इस इफ़िशियंट कंडीशन के लिए आपकी जो डेप्थ ऑफ फ्लो वाई होती है, वो वाई क्या होती है, वो होती है b/2 के बराबर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस, और हाइड्रोलिक रेडियस जो आर होता है वो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका आर इज इक्वल टू y/2। जबकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोलिक आर होती है, आर इज इक्वल टू a/p होता है। एरिया हमारा क्या होता है, b/y होता है। पेरीमीटर क्या होता है, b + के 2y होता है। तो यहाँ पर
हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास वो r इक्वल y/2 आता है, और y इक्वल टू कितना है b/2 है, तो टोटल क्या आता है b/4 आ जाता है r इक्वल टू। तो यहाँ पर देखेंगे b का मान अगर 8 दे रखा है तो बाई 4 करेंगे तो 4 2 जा 8, मतलब कि जो आपकी हाइड्रोलिक रेडियस आएगी वो 2 मीटर आएगी। आपका आंसर सी सही है। समझ में आया? रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो एफिशिएंट कंडीशन होती है उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो जो वाई का जो मान होता है वो बेड विड्थ का आधा होता है, मतलब अगर बेड विड्थ 8 मीटर है डेप्थ ऑफ फ्लो 4 मीटर होगा, तो वाई इक्वल टू b/2 होता है। और हाइड्रोलिक रेडियस जो होती है r इक्वल टू वो होती है एफिशिएंट कंडीशन के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो बाई 2। तो डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा जो y है यहाँ b/2 है, हमने b/2 रख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया पूरा b/4। तो आपकी जो हाइड्रोलिक रेडियस निकल के आई वो आ गई आपकी 2 मीटर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर डन फॉर फ्रोस्ट रेजिस्टेंस टू ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। मतलब अगर स्टोन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, वो भी फ्रोस्ट रेजिस्टेंस से, तो वो आपका होता है ब्राड टेस्ट। ठीक है, आपका भी सही है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका स्मिथ टेस्ट है, एसिड टेस्ट है, ये आपके जो टेस्ट हैं वो किसके लिए होते हैं। स्मिथ टेस्ट आपका जो होता है अगर आपका सोल्यूबल मैटर है तो वहाँ पे होता है सोल्यूबल मैटर के लिए। आपका एसिड टेस्ट जो होता है वेदर रेजिस्टेंस के चेक करने के लिए होता है, वेदर रेजिस्टेंस के लिए होता है। और जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है यह भी आप किसके लिए होता है, ये भी आपके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए भी होता है। तो ये लेकिन यहाँ पे अगर फ्रोस्ट रेजिस्टेंस पूछा है तो फ्रोस्ट के लिए आपका जो होता है वो आपका ब्रॉड टेस्ट होता है। आपका आंसर बी यहाँ पे सही आंसर है। एक आपने पढ़ा होगा मो स्केल, तो वहाँ पे हम लोग इस मतलब कि स्टोन में ही होता है मो स्केल, तो उसमें हम लोग हार्डनेस निकालते हैं। ठीक है, मो स्केल के द्वारा। तो यहाँ पे फ्रोस्ट रेजिस्टेंस अगर पूछा है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राड, मतलब बी आपका सही आंसर होगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। हार्डवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेसिडुअस ट्री, इनमें से हार्डवुड जो है ऑब्टेन किया जाता है डेसिडुअस ट्री से। सीसम इज बिलोंग टू डेसिडुअस ट्री, हार्डवुड इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्टिनिफर ट्री। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो आप बात कर लेते हैं कि ट्री में कैसे कैसे क्या होता है। बात कर लेते हैं अच्छे से। ट्री जो आपका ट्री जी आपका टिम्बर होता है, ये पहली बात 2 पार्ट में होता है। कौन कौन से, एक आपका होता है एक्सोजीनियस, आप जानते होंगे एक्सोजीनियस ट्री, एक होता है आपका एंडोजीनियस। ठीक है, एक्सो मतलब क्या होता है कि आउटवर्ड, इनकी जो ग्रोथ होती है इन प्रकार की ट्री की जो आपके पेड़ पौधे होते हैं इनकी आउटवर्ड होती है, मतलब ये मोटाई में ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, इनकी ग्रोथ होती है आउटवर्ड होती है। इंडोजीनियस में क्या होता है, इनकी इनवर्ड ग्रोथ होती है, मतलब ये अंदर की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, लंबाई में ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। अब एक्सोजीनियस जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है कोनिफर, एक होता है डिसिडुअस। तो कोनिफर जो होता है वो एवरग्रीन होता है, ये मतलब ये सदैव हरे भरे होते हैं, और ये जो होते हैं पतझड़ वाले होते हैं, मतलब एक मौसम के बाद इनकी पत्तियां पेड़ों की झड़ जाती हैं। और जो कोनिफर वाले होते हैं इनके अंतर्गत जो आती है वो सॉफ्ट वुड आती है, और जो डिसिडुअस में होती है वो आती है हार्ड वुड में, जैसे कि चीड़ हो गया, देवदार हो गया, कैल हो गया, पाइन हो गया, ये सारे के सारे जो आपके ट्रीज़ होते हैं वो आपके कोनिफर में आते हैं। और बबूल, महोगनी, शीशम, साल, टीक, ये सब किस में आते हैं, ओक वगैरह, ये सब आपके आते हैं डिसिडुअस में आते हैं, मतलब ये जो है हार्डवुड में आती हैं आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन क्या था कि हार्डवुड जो ऑब्टेन की जाती है वो डिसिडुअस ट्री से, तो हमने बताया कि हार्डवुड हमारे किससे होती है, डिसिडुअस ट्री से होती है, तो ये आपका सही है। शीशम इज बिलोंग टू डिसिडुअस, तो सही बात है क्योंकि शीशम हार्ड होता है, ये भी सही है। हार्डवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोनिफर, नहीं, तो हार्डवुड नहीं,
इससे जो होती है वो सॉफ्टवुड होती हैं। क्या होती हैं? सॉफ्टवुड आपकी होती हैं कॉनिफर से। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो अप्लाइंग ए थिन रेजिनियस मटेरियल दैट डिजोल्व इन ऑयल और वाटर ऑन टू द सरफेस ऑफ वुड एज थिन फिल्म प्रोडक्शन। तो रेजिनियस मटेरियल का मतलब समझ सकते हैं आप कि रेजिनियस मटेरियल हमारा जो होता है वो वार्निश को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, फेरो सीमेंट नहीं हो सकता, कंक्रीटिंग नहीं हो सकती, क्लोराइडिंग नहीं हो सकता, तो ये सब नहीं हो सकता, तो वार्निश आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपका न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी इसको करते हैं गाइज। क्वेश्चन में कह रहा है क्विकसैंड कंडीशन, तो क्विकसैंड कंडीशन का फॉर्मूला लगा दो। आई आपका जो होगा, आई क्रिटिकल हमारा जो होता है वो होता है हेड पर यूनिट लेंथ, मतलब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ आपका G-1/Q1+C। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही जी मान 2.85 है और यहाँ पे 1.85 है, तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी। और लेंथ हमारी मतलब जो सैंड स्ट्रेटम उसकी थिकनेस कितनी है, 2 मीटर है, तो यहाँ पे एल का मान 2 रखेंगे, तो हेड जो आपका हाइड्रोलिक हेड होगा वो आ जाएगा 2 × 1 2 मीटर। प्लीज़ राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दीर्घवृत्त के दीर्घ और लघु अक्षों की विमाएँ कितनी विधियों से की जा सकती थी। आपका रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका जो होगा 4 विधियों से किया जा सकता है, ऑप्शन बी 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम पहुँचते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक में गाइस कैसे क्या होता है थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जैसे सेप्टिक टैंक में, ठीक है, ये आपका सेप्टिक टैंक है, ठीक। और आपका जो यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, मतलब ये ग्राउंड सरफेस के क्या होता है, नीचे होता है। यहाँ पे में आपका 2 ढक्कन, इसको हम लोग बोलते हैं मैनहोल, लगा होता है, ठीक है। और ये आपका सेप्टिक टैंक होता है। तो कह रहा है सेप्टिक टैंक इज ए एरेशन टैंक। एरेशन मतलब क्या होगा, क्या वहाँ पे वायु होती है, उसको मतलब उसमें जो अभी हमारा मैटर गया, जो भी हमारा सीवेज गया, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको विघटित करने के लिए क्या उसके अंदर एयर जाती है। तो एयर कहाँ जाएगी, अगर ढक्कन बंद होगा तो वहाँ पे एयर जाएगी ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। कह रहा कि सेप्टिक टैंक डाइजेशन टैंक भी होता है और सेटलिंग टैंक भी होता है। कहने मतलब कोई भी जो सीवेज अगर आएगा तो इसके अंदर सेटल भी करेगा और इसके अंदर डाइजेस्ट भी करेगा, तो ये आपकी बात सही है। ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 दोनों बात सही है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सी 23 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 42 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि इज द प्रोसेस which the quantity of proportion of material like cement, aggregate, water, etc. are measured on the basis of by weight अथवा वॉल्यूम प्रिपेयर कंक्रीट मिक्स, मतलब कंक्रीट मिक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग माप कर रहे हैं, चाहे बाई वेट से करें चाहे बाई वॉल्यूम करें। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो 456 हमारे यहाँ कहता है कि हम जब भी मतलब मेज़र करेंगे तो उसके अंदर या तो हमारी वॉल्यूम बैचिंग होगी या तो हमारी क्या होगी, बेड बैचिंग होगी। तो यहाँ पे बैचिंग की प्रोसेस होती है। ट्रांसपोर्टेशन तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा पढ़ने का, मिक्सिंग तो कुछ होता नहीं। हैंडलिंग, हैंड से अगर हम लोग कंक्रीट, हाँ हैंडलिंग से याद आया, जब भी अगर हम लोग हैंड मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग मशीन से भी होती है हैंड से भी होती है, अगर हम लोग हैंड से मिक्सिंग करते हैं तो जो सीमेंट की मात्रा होती है वो 10% एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 43, एज पर IS 1172-993 इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड पर कैपिटा पर डे कितनी होती है, आपको ये बताना है। 80 लीटर होती है कि 40 लीटर होती है कि 45-50 कितनी लीटर होती है, आपको ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जो आपका न्यू कोड है, आपको कहीं कहीं 40 लीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका रिवाइज कोड है उसमें 50 लीटर है। इंडियन स्टैंडर्ड 1192 के साथ जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड पर कैपिटा पर डे आपकी होती है वो आपकी होती 50 लीटर होती है, ठीक है। डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इनमें से कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ कंक्रीट विच इंक्लूड एंड एक्सपेंडिंग एजेंट इन इट, लाइट वेट कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, एयर इंटेंट कंक्रीट, वैक्यूम कंक्रीट। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी कंक्रीट है जिसके अंदर हम लोग एक पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं।
एक्सपेंडिंग एजेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आपकी लाइट वेट कंक्रीट में यूज़ करते हैं। जैसे कि जब भी हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लाइट वेट कंक्रीट की, इसके अंदर हम लोग इंट्रेनिंग एजेंट के रूप में जैसे कि एयर इंट्रेनिंग एजेंट में मिलाते हैं। जैसे लाइट वेट एग्रीगेट, सॉ डस्ट हो गया, प्यूमिक हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर मिला देते हैं लाइट वेट कंक्रीट के अंदर। मतलब लाइट वेट कंक्रीट ही जो होती है उसके अंदर हम लोग एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिला देते हैं। एयर इंट्रेनिंग एजेंट तो मिलाते ही मिलाते हैं, और इसके अंदर जो है सा डस्ट हो गया, प्यूमिक हो गया, ये सब चीज़ें क्या करते हैं इस कंक्रीट को मिलाते हैं। इसीलिए जो इसकी डेंसिटी होती है IS कोड के हिसाब से, वो इसकी डेंसिटी जो होती है 300 to 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी जो होती है लाइट वेट कंक्रीट की डेंसिटी होती है। ध्यान से इसको नोट करके रख लीजिएगा। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है इस कंक्रीट का, जहाँ पे हमको हीट एंड साउंड को इंसुलेशन करना होता है, वहाँ पे हम लोग लाइट वेट कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो 44 का ऑप्शन ए आपका बहुत ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका हाईवे से है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, हाईवे का न्यूमेरिकल। जल्दी से इसको कर लेते हैं, वो भी सब एलिवेशन का है। तो E + F = V² डिवाइड बाई 127 इंटू आर। V का मान 50 किलोमीटर पर आवर है, R का मान 120 है, F का मान 0.15 है। यहाँ से आपको E सॉल्व करेंगे तो 0.014 आता है गाइज, आपका 0.014 आता है। SGBN एग्ज़ाम में इसने 0.14 दिया है। इस पे कुछ स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया है कि कर भी सकते हैं, क्योंकि भाई 0.014 आ रहा है, वहाँ पे ऑप्शन में 0.14 दिया है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा 0.014 होगा, जबकि यहाँ पे 0.41 दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ लिंक रेवेन्यू चेन। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ चेन रेवेन्यू चेन के अंदर नंबर ऑफ लिंक कितनी होती हैं। नंबर ऑफ लिंक रेवेन्यू चेन, तो रेवेन्यू चेन की जो टोटल लेंथ होती है वो भैया होती है 33 फीट की टोटल इसकी लेंथ होती है। 33 फीट की टोटल लेंथ होती है। इसके अंदर जो लिंक होती है वो 16 लिंक होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक लिंक की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2/16 फीट, मतलब इतनी हो जाएगी एक लिंक की लंबाई। ये रेवेन्यू चेन की बात हो गई। अब लगे हाथ हम बात कर लेते हैं, एक आपने सुना होगा गंटर महाशय, तो वो गंटर महाशय नहीं जानती है गंटर चेन। तो आपकी जो गंटर चेन होती है वो 66 फीट की होती है। कितनी होती है, 66 फीट की होती है। और टोटल उसमें जो लिंक होती है वो 100 लिंक होती है, मतलब 100 लिंक होती है। अगर एक लिंक की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 0.66 फीट की हो जाएगी। इसको हम लोग इंच में बदलें कितनी आएगी, 7.92 इंच आएगी। एक लिंक की लेंथ कितनी हो गई, इतनी फीट, और एक लिंक 7.92 इंच की हो गई। और एक इंच होता है कितना बराबर के, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग। मतलब मतलब जो गंटर चेन होती है टोटल 66 फीट की होती है, लेकिन अगर लिंक की बात करें तो 100 लिंक होती है। एक लिंक की बात करें 0.66 फीट, इसको चेंज करेंगे इंच में तो 7.92 इंच, इंच को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 2.54 सेंटीमीटर होती है इंच में, 20 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गंटर में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 47। इज अवेलेबल इन डिफरेंट कंटेंट लेड, जिंक, ऑयल, पेट्रोलियम, स्पीड, रेजिनियस मैटर। तो ये आपका इनेमल पेंट होता है। इनेमल पेंट के अंदर ये सब चीज़ प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपका आंसर नंबर सी यहाँ पे बहुत ही सही आंसर आपका है। एल्युमिनियम पेंट के बारे में एक जानकारी और हम दे देते हैं कि एल्युमिनियम पेंट की जो कवरिंग कैपेसिटी होती है इनेमल पेंट में, तो ये आपका सही है कि इनेमल पेंट जो होता है डिफरेंट कलर में होता है, और ये कंटेंट करता है लेड को, जिंक को, ऑयल को, पेट्रोलियम, स्पिरिट, रेजिनियस मैटर को। तो इनेमल पेंट आपका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपका आया हुआ है एल्युमिनियम पेंट। तो एल्युमिनियम पेंट के बारे में ये याद रखना कि ये जो विजिबल होता है ना, ये डार्क में भी, अंधेरे में भी क्या करता है, विजिबल करता है। और इसकी जो रजिस्टिंग होती है, हीट करता है, एक सर्टेन नंबर से द हीट को रजिस्ट कर सकता है। और इसकी जो कवरिंग कैपेसिटी होती है, एल्युमिनियम पेंट की बात कर रहे हैं, वो 1 लीटर में अगर पेंट होगा तो 200 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को कवर कर लेगा। इसका यूज कहाँ पे होगा,
जैसे कि गैस टैंक हो गया, हॉट वायर पाइप हो गया, मैराइन पाइप वगैरह में, ऑयल स्टोरेज में और रेडिएटर में जहाँ पे होता है ये एल्युमिनियम पेंट का यूज़ वहाँ पे होता है। इनेबल पेंट समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डू नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। ये टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो स्टेडी, अगर चेंज हो जाती है तो अनस्टेडी हो जाएगा। ऐसे यूनिफॉर्म फ्लो तो क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में होती है, मतलब कोई क्रॉस सेक्शन है, अगर एक ही क्रॉस सेक्शन मतलब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सच ए वेलोसिटी विथ टाइम, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में तो स्टेडी फ्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका आरसीसी का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है अंडर इन्फो सेक्शन। अगर आपका अंडर इन्फो सेक्शन कोई है तो वो फेल होगा किस में, कंक्रीट में गलत, ब्रिटेल फेलियर गलत। अंडर इन्फो सेक्शन किसका फेलियर होता है, डक्टाइल फेलियर होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले स्टील फेल होती है। तो स्टील में क्या होता है, डक्टाइल मेटल होता है। फेल होने से पहले क्या करता है, एक रिजल्ट, एक मतलब पहले से संकेत दे देता है, इंडिकेशन दे देता है कि हम फेल होने वाले हैं, आप कुछ उपाय करके हम इस संरचना को बचा लीजिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो है डक्टाइल फेलियर, ब्रिटल फेलियर तो नहीं होता है, इसके अंदर डक्टाइल फेलियर होता है। ये गलत, ये गलत। तो कौन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्यों, क्योंकि ये सेक्शन हम लोग प्रेफर करते हैं। क्योंकि ओवर इन्फ्लेशन इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाता है और ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता, इकोनॉमिकल हमारा ही होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर मतलब इसी को प्रेफर करते हैं। तो 1 और 2 आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है अनप्लेन एंड रोलिंग टेरियन के लिए। तो रोलिंग टेरियन के लिए आपका जो होता है वो 7% होता है, ठीक है। अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरियन है तो 7% हो जाएगा। अगर आपका हिली टेरियन है, अगर उसमें बाउंड किया गया मतलब बाउंड हो रहा है बाई स्नो से, तो भी 7% उसके लिए भी होगा। अगर अर्बन एरिया अर्बन है तो अर्बन के लिए 4% होगा। और हिली टेरियन है नॉट बाउंड बाई स्नो तो 10% होगा। एक बार अगेन सुन लीजिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरियन है तो 7% होगा, अर्बन के लिए 4% होगा, 10% कम होगा हिली टेरियन के लिए। जब भी बाउंड नॉट बाउंड बाई स्नो होगा, नॉट बाउंड बाई स्नो होगा तब, और बाउंड बाई स्नो होगा 7% ही होगा। और एक होता है ड्रेनेज पर्पज़ के लिए हम लोग जो मिनिमम सुपरएलिवेशन देते हैं वो उसकी वैल्यू होती है 2 से 4%। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी की नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 20 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन थे SJVN एग्ज़ाम में। हमने 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों अपने सब्सक्राइब भी करने के लिए कहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।